नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मनोहर श्याम जोशी जी की लिखी कहानी उसका बिस्तर। तो ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल से एक अदद मामूली नौकरी पा लेने के बाद उसने महसूस किया कि अभी और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें पा सकना आसान नहीं है। सबसे पहले महानगरी दिल्ली में रहने के लिए जगह। ये मुश्किल एक अपरिचित के परिचित ने हल कर दी। नई दिल्ली के लगभग टूटने को तैयार एक क्वार्टर की बदनुमा बदरंग और तकरीबन हिल चुकी जाफरी किराए पर दिलवाकर। जाफरी में बस जाने के बाद घर गृहस्थी के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक लंबी फहरिस्त उसके आगे मंडराने लगी। अच्छे कपड़े, बर्तन, भांडे, साइकिल, टेबल फैन, कुर्सी, मेज, अच्छी सी बीबी, चारपाई और बिस्तर इस फहरिस्त में से और तमाम चीज़ों के आगे कभी अच्छे दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता था, लेकिन चारपाई और बिस्तर का मसला टालना मुश्किल था। गर्मियों के दिन लोग बाग क्वार्टरों के बाहर से उजड़े लॉन में सोते थे। वहाँ बिना चारपाई के कैसे सोए और बिना पंखे के इस मौसम में जाफरी में कैसे रात काटे। बजट चारपाई की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन चारपाई ही न होना शरीफ मध्यम वर्गीय लोगों के साथ रह सकना असंभव बना रहा था। लिहाजा सिगरेट की जगह बीड़ी अपनाने का संकल्प करके उसने सबसे सस्ती एक मूंछ की चारपाई ले ली। जब इस नई चारपाई पर उसने अपना पुराना बिस्तर बिछाया तब उसे बहुत संकोच हुआ। उसने महसूस किया कि चारपाई पर उसका बिस्तर नहीं, उसकी दरिद्रता की नुमाइश लगी है। एक मैली सी रजाई जिसमें रुई अब इकसार नहीं रह गई थी, एक उससे भी मैला गद्दा जो कई जगह से फटा था, एक मुड़ा तोड़ा बिना खोल के चिकट तकिया, न दरी न चादर। और इस बिस्तर में वो खास महक भी थी जो पहाड़ों की सीलन में रह चुकने की सूचना देती है। बिस्तर का रंग, रूप और बिस्तर की गंध अनुभवी दर्शक के मन में खटमल, पिस्सू की आशंका को जन्म देती थी। अगले दिन सुबह क्वार्टर मालिक ने बिस्तर को धूप दिखाने की नेक सलाह देकर इस आशंका को परोक्ष रूप से प्रकट कर दिया। उसकी बात सुनकर वह बहुत झेपा। उसे लगा कि अपनी जात और अपने जिले के क्वार्टर मालिक पर सिर्फ उनके बिस्तर के खटमल बल्कि घर के तमाम भेद जाहिर हो गए हैं। उसके बाप का शराब और जुए के कर्ज में डूबकर मरना, उनकी माँ के हिस्टीरिया के दौरे, उसके भगोड़े छोटे भाई का एक बार चोरी में पकड़ा जाना, उसकी बहन की बेबुनियाद मगर बहुत फैली बदनामी। उसने जितना सोचा उतना ही यह महसूस किया कि अपने कभी खुशहाल कुनबे की मौजूदा कंगाली का विज्ञापन ये बिस्तर फेंक ही देना होगा। लेकिन फेंक दे तो 121 पर और नया बनाए तो कैसे? अभी तो चारपाई लेना तक मुश्किल हो गया था। पहला वेतन मिलने पर भी स्थिति लगभग यही रहेगी। नौकरी की खोज में के दौरान लोगों का जो उधार हुआ है वो चुकाना होगा। घर में पिताजी के मरने, बदहाली के डर के कारण बहन के सेविका पद से मुक्त हो जाने और छोटे भाई के भाग जाने के बाद बेसहारा हुए 6 जनों के परिवार की परवरिश के लिए कुछ भेजना होगा और अपना सारा महीने का खर्च निकालना होगा। ऐसे देखा जाए तो महीनों तक बिस्तर लायक पैसे नहीं जोड़ पाएगा। वो बिस्तर की समस्या से आक्रांत रहने लगा और इस तरह आक्रांत रहने पर उसने खुद अपने से झुंझलाहट होने लगी। उसे अपनी बुनियादी मूर्खता का आभास सालने लगा। यदि चतुर होता तो क्या इतना मामूली सा मसला हल नहीं कर पाता? अरे लोग बाग कैसे कैसे मसले हल कर लेते हैं। लोटा लेकर घर से निकलते हैं
और लखपति होकर लौटते हैं। वो एक बिस्तर तक का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। इस बारे में सलाह ले तो किससे? जो सुनेगा वही हंसेगा। एक बार उसने मन में थोड़ी चतुराई लाई। सोचा क्यों न केवल एक चादर और दरी ले लूं और तकिए का खोल बनवा लूं। इस चतुराई पर वो बहुत खुश हुआ। हालांकि चादर, दरी और खोल के लिए भी उसके पास अभी पैसे नहीं थे और न पहला वेतन मिलने पर हो सकते थे। मजबूरी ने सारी खुशी खत्म कर दी। तब उसे चारपाई में खामियां नजर आने लगी। क्या केवल चादर और दरी को बिस्तर कहा जा सकता है? क्या चादर और दरी हो जाने पर वो पुराना गद्दा रजाई फेंक सकेगा? अगर नहीं फेंकेगा तो क्या वह उसकी दरिद्रता की नुमाइश नहीं करते रहेंगे? अगर फेंक देगा तो मौसम बदलने पर क्या करेगा? तब की तब देखी जाएगी। कहने से काम नहीं चल सकता। अगर तब हालत बदतर हुए तो? उसने चतुराई को दुत्कार दिया और तय किया चाहे जैसे हो पूरा बिस्तर बनवाएगा और शीघ्र ही बनवाएगा। मगर कैसे? और इस सवाल का कोई चमत्कारी जवाब उसे नहीं सूझा। फिर एक दिन शाम को वो पहाड़गंज तक टहल आया, ये मालूम करने के लिए कि नया बिस्तर कम से कम कितने में बन सकता है। वहां पहुंचकर उसे संकोच ने धर दबोचा। जब खरीदने के लिए पैसे नहीं, तब बेकार दुकानदार से कैसे बात करे? आखिर बहुत हिम्मत करके वो एक ऐसी दुकान में गया जिसका मालिक बुजुर्ग और सीधा सा था। जाकर उसने सवाल यह किया कि नौकर के लिए एक बिस्तर बनवाना है, कम से कम कितने में बनेगा? दुकानदार ने बिस्तर का ब्यौरा पूछा और फिर बताया कि अगर आप कॉटन वेस्ट गद्दा रजाई ले तो काम सस्ते में बन जाएगा। पूरा हिसाब पूछकर वो चला आया और कल मैं नौकर को रुपए लेकर भेज दूंगा। उसके बाद वो टहलता हुआ ही अपने नियत ढाबे के पास खाना खाने पहुंचा और वहां सस्ता बिस्तर बनवा सकने का एक गैर चमत्कारी उपाय उसे सूझा, त्याग और तपस्या। आज से वो सब्जी वगैरह कुछ नहीं लेगा, केवल दाल और प्याज चटनी के साथ रोटी खाएगा। दफ्तर आने जाने के लिए बस नहीं लेगा, पैदल ही चला जाया करेगा। चाय दिन में कुल एक बार पिएगा। इस तरह यहाँ वहाँ खर्च में कातर विरोध करके वो पहला वेतन मिलने पर नया बिस्तर बनाने का दुस्साहस कर डालेगा। संभव है कि इस दुस्साहस के कारण अगले महीने के अंत में सूखी रोटी के भी लाले पड़ जाए, लेकिन दुस्साहस करना ही होगा क्योंकि बिस्तर बनवाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। और अगला वेतन मिलने पर उसने बिस्तर बनवा ही डाला। क्वार्टर मालिक ने जब कहा कि ये काम आपने अच्छा किया, तब उसे अपनी तपस्या सार्थक हुई जान पड़ी। बिस्तर पर लेटकर उसके गुदगुदेपन पर हाथ पांव लंबे पसार कर उसके नएपन की गंध के नथुने भरकर और भी अधिक संतुष्ट हुआ। तभी उसकी दृष्टि लॉन पर केवल एक फटी दरी बिछाकर लेटे हुए भवन सिंह पर पड़ी। भवन सिंह चपरासी की नौकरी की तलाश में भटकता हुआ एक बेकार नवयुवक था, जो फिलहाल क्वार्टर मालिक का घरेलू काम करके क्वार्टर के बाहर पड़े रहने और सुबह शाम सूखी रोटी खा सकने का अधिकार लिए हुए था। कुछ देर तक वो अपने नए बिस्तर पर लेटे लेटे भवन सिंह के नाचीज बिस्तर को देखता रहा। फिर वो एक झटके से उठा। उसने जाफरी खोली और पुराना बिस्तर निकाल कर भवन सिंह को बख्शीश कर दिया। बख्शीश दे सकने की इस क्षमता ने उसके संतोष को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उस रात वो चैन की नींद सोया। अगले दिन तड़के उसकी नींद खुल गई। उस देर लेटे लेटे वह यह सोचकर सुख का अनुभव करता रहा, जैसे त्याग तपस्या से उसने बिस्तर बनने वाला मसला हल किया, वैसे ही एक एक करके अपने और परिवार के सारे मसले हल कर लेगा। सुबह के पक्षियों के स्वरों में
उसने अपनी आगामी सफलताओं के शगुन सुने। तबीयत तो यही हो रही थी, इसी तरह लेटा रहे और खुली आंखों से सपने देखता रहे। लेकिन क्वार्टर में घर के मेहमान और किराएदार इतने लोग थे कि सुबह पहले नहा धो के बिना पैदल दफ्तर जाने की योजना नहीं चल सकती थी। तो वो उठ बैठा। एक विचार आया कि बिस्तर समेट कर जाफरी में रख दिया जाए। फिर सोचा कि ऐसी क्या जल्दी है। मन में कहीं शायद ये इच्छा भी थी कि आसपास के लोग भी उठकर उसकी खुशहाली के सबूत को देख लें। 15 मिनट बाद जब वो नहा धोकर लौटा, तब चारपाई पर निगाह पड़ते ही उसका दिल धक से रह गया। चारपाई पर बिस्तर नहीं था, किसी ने संभाल दिया होगा। उसने अपने मन को समझाया, लेकिन नहीं, बिस्तर जाफरी में नहीं था। आसपास सब लोग सोए हुए थे। क्वार्टर मालिक और मोहन सिंह उससे भी पहले उठ चुके थे और इस समय अंदर थे। उसने जाकर कहा, पूछताछ शुरू की और केवल घंटे भर तक पास पड़ोस के कौतूहल का विषय रहने के बाद नए बिस्तर की चोरी का यह प्रसंग सबके लिए बासी पड़ गया। थाने में रपट दर्ज कराने की व्यर्थता सार्थकता पर विचार विमर्श ही बेमजा हो गया। कई समझदार लोग आपस में इस बात पर भी शंका करने लगे कि साहब के पास कोई नया बिस्तर भी था। महसूस हुआ कि लोग बाग हमदर्दी नहीं जता रहे, उस पर हंस रहे हैं। उसे नए सिरे से अपनी बुनियादी मूर्खता का बोध हुआ और ये बोध क्रोध और करुणा दोनों का कारण बना। उसने बिस्तर तुरंत लपेटकर जाफरी में क्यों नहीं रखा। अब बिस्तर की चोरी पर रोने में क्या फायदा। बिस्तर जैसे मालूमूली चीज की चोरी पर हमदर्दी भी कोई कितनी देगा। बिस्तर चोरी चला गया, कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया। जो चोरी गया वो बिस्तर नहीं था, त्याग तपस्या की सफलता का प्रतीक था। और अब उसके पास बिछाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। उसे अपना पुराना बिस्तर बख्शीश कर दिया है। रात ढाबे में खाना खाने के बाद वो देर तक इधर उधर भटकता रहा। वो चाहता था कि सबके सो जाने के बाद लौटे और चुपचाप जाकर जाफरी के फर्श पर लेट जाए। उसके कदम भटक रहे थे और विचार भी। बिस्तर के खोने का दर्द जैसे तमाम अस्तित्व का दर्द बनता जा रहा था। उसके पास इतना रुपया भी नहीं था कि दूसरा बिस्तर बनवा सके। इसके पास इतना रुपया नहीं कि कभी कोई अप्रत्याशित विपत्ति आ जाने पर उसका मुकाबला कर सके। उसने कल्पना भी की कि वो सख्त बीमार पड़ गया है और दवा दारू के लिए पैसे नहीं हैं। उसने कल्पना भी की कि उसकी माँ जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रही है। तार आया, लेकिन उसके पास इस लंबे सफर के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी कल्पनाएं कर करके वो रुआंसा हो चला। फिर इन कल्पनाओं ने ऐसा रुख लिया जिसका हास्यास्पद आयाम भी था। मिसाल के लिए उसने सोचा कि उसकी इकलौती पतलून किसी सीट की उभरी मेख ने पीछे से फाड़ दी है और अब उसके पास दफ्तर पहनकर जाने के लिए कुछ नहीं है और नई पतलून सिलाकर खरीद सकने के लिए पैसे नहीं है। महीने का आखिरी दिन। उसकी चप्पल चलते चलते फट गई है। मोची ठीक करने के लिए 25 पैसे मांग रहा है और उसके पास अब कुल 10 पैसे बचे हैं। वो चप्पल को हाथ में लेकर नंगे पांव निकल पड़ा है। एक किलसासा उसके पांव में चुभ जाती है और दवा दारू के अभाव में गैंग्रीन का खतरा पैदा हो जाता है। शुरू में इन कल्पनाओं का हास्यास्पद पक्ष उसके समक्ष उजागर नहीं हुआ। वो अपने वास्तविक और कल्पित दुखों को कोसता रहा और गहरे कहीं इससे एक सहारा सा भी मिलता रहा। फिर उसे इस सोच विचार का हास्यास्पद पहलू नजर आने लगा। जो अब तक अपनी सीधाई, अपनी ग्रहदशा मालूम हो रही थी, वो अपनी बुनियादी मूर्खता का रूप लेने लगी और मुंह बिराने लगी। उसे अपने पर गुस्सा आया। क्या इसी तरह सारी रात टहलता रहेगा?
बीमार पड़ना है, सोने का कोई प्रबंध नहीं करना है। वो अपनी जाफरी में लौटा। मोहन सिंह और क्वार्टर मालिक के अतिरिक्त सब सो चुके थे। मोहन सिंह बर्तन मांज रहा था। क्वार्टर मालिक अपने गांव की जमीन के कुछ कागजात से माथापच्ची कर रहे थे। उन्होंने कागजात फाइल में बंद किए, चश्मा उतारा और बोले, कहिए, आज बड़ी देर कर दी लौटने में, अब सोने की तैयारी है। वह कहना चाहता था, मेरा तो बिस्तर चोरी चला गया है, लेकिन ऐसा कहना उसकी मूर्खता को एक और सबूत देने जैसा लगा। क्वार्टर मालिक को मालूम है कि उसका बिस्तर चोरी चला गया है। उसने चुप रहने पर क्वार्टर मालिक ने बिस्तर की चोरी पर नए सिरे से सहानुभूति व्यक्त की और फिर इस बात का संतोष व्यक्त किया कि उसके पास पुराना बिस्तर तो है। बोली, बात यह है कि मेरे पास भी गिने चुने ही बिस्तर हैं और मेहमान आप देख ही रहे हैं कितने आए हुए हैं। उनमें से ही एक के पास बिस्तर नहीं है, वरना मैं आपको दे देता। ये तो पड़ोस से दरी वरी का इंतज़ाम करवा दूं। तकलीफ की कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, उसने बुजुर्गाना लहजे में कहा और फिर जाफरी में जाकर पेंसिल कॉपी लेकर दिखावे की व्यस्तता में डूब गया। क्वार्टर मालिक एक गहरी डकार लेकर सोने चले गए। थोड़ी देर में मोहन सिंह आया। बरामदे में मोहन सिंह ने उसकी चारपाई उठाई और बाहर रख दी। फिर वो आकर बोला, आज सोएंगे नहीं बाबू साहब? इस प्रश्न पर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को पीकर उसने कहा, सोऊं किस पर? बिस्तर तो है ही नहीं। बिस्तर है, मोहन सिंह ने कहा, बिछा भी दिया है, जाइए आराम कीजिए। उसे आश्चर्य हुआ। जाफरी पर ताला लगाते हुए उसने एक क्षण यह कल्पना भी की कि मोहन सिंह किसी चमत्कार से उसका नया बिस्तर ढूंढ लाया है खाट पर, लेकिन वही पुराना बिस्तर बिछा हुआ था जो उसने मोहन सिंह को बख्शीश कर दिया था। कांपते हुए सर में उसने विरोध किया, यह नहीं हो सकता मोहन सिंह। मोहन सिंह ने कुछ कहा नहीं, केवल उसका हाथ पकड़कर उसे खाट पर बिठा दिया और खुद फाटी दरी बिछाकर लॉन पर लेट गया। कुछ देर तक वह खाट पर बैठा रहा, फिर लेट गया। परिस्थितियों के हाथों अपनी हार उसे अब पराकाष्ठा पर मालूम हुई। सवेरे से अपने वास्तविक और काल्पनिक दुखों पर वह कई बार रुआंसा हुआ, पर रोया नहीं था। लेकिन अब पुराने बिस्तर के तकिए में बसी उसकी कंगाली की गंध नम होने लगी। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।